अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एग्रीगेट्स, जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो हमारा सीमेंट के बाद में है। ठीक है, एग्रीगेट्स होते क्या है? हमने एग्रीगेट्स देखे थे दो तरह के, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। डिफरेंशिएट किया था 4.75 mm की सीयू से। जो 4.75 mm की सीयू से पास हो जाते हैं वो फाइन एग्रीगेट हो जाते हैं, और जो नहीं होते वो कोर्स एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो एग्रीगेट है वो रॉक्स के छोटे पार्ट्स होते हैं। रॉक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो तो एग्रीगेट्स बन जाते हैं। और एग्रीगेट्स क्या होता है, एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है किसी भी कंक्रीट का। बेसिकली 65 to 80% जो इसमें दिखा रखा है वॉल्यूम जो है वो एग्रीगेट ही है, ऑक्यूपाई करता है। तो एग्रीगेट हमें प्रोवाइड क्या करता है? एग्रीगेट हमें एक तो मास प्रोवाइड करता है कि भाई जो सीमेंट होती है उसमें एक्स्ट्रा मास जो हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो उससे आता है, कि जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम होती है। उसके बाद में एग्रीगेट हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि रॉक और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में एग्रीगेट से कारण जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं। जो भी वर्ड्स प्रेजेंट होंगे वो सारे फिलअप के लिए हमें फाइन एग्रीगेट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक ओवरव्यू है एग्रीगेट का, कि एग्रीगेट होते हैं। अब एग्रीगेट टाइप क्या होंगे? एक तो हो गया फाइन एग्रीगेट, एक हो गया कोर्स एग्रीगेट। ये तो हमने साइज के रेस्पेक्ट में उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो एक होता है ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट का मतलब होता है जिसमें फाइन एग्रीगेट भी होते हैं और कोर्स एग्रीगेट भी होते हैं। तो ये तीन तरह के हमने कर दिए साइज पे। और उसके बाद में होते हैं क्लासिफिकेशन, होता है इनका शेप के अकॉर्डिंग। अब हम एग्रीगेट, चलो ये भी देख लेते हैं, बता दिया मैंने वैसे, कि एग्रीगेट से जो कंक्रीट की कॉस्ट होती है बहुत रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इजीली और चीपली अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सीमेंट। ठीक है, और जो वॉल्यूम का श्रिंकेज होता है एज कम्पेयर टू इसमें भी कम होता है। और इससे क्या होता है, इससे ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर किसी भी कंक्रीट की अगर आपको ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है तो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो चेक होती है, जिससे क्या होता है, आपकी जो क्या बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी कंक्रीट एक लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके। जो भी एटमॉस्फेरिक एजेंट उस पर काम कर रहे होंगे उसके अगेंस्ट। ठीक है, हमने देखा था साइज के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हो गया कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, और तीसरा आपकी देर का ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट में कोर्स और फाइन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला। तो चलो ठीक है कि भाई एक लाइट हो गया, एक नॉर्मल हो गया, एक हैवी हो गया। इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का वेरिएशन होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक तो नेचुरल होते हैं और एक क्रस्ट होते हैं। नेचुरल ग्रेवल वो होते हैं जो रिवर्स और यहाँ से मिले जाते हैं। ठीक है, क्रस्ट एग्रीगेट्स वो होते हैं जो बड़े रॉक से, जिनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब वैसे मेन आपके तीन है इसमें, साइज के रेस्पेक्ट में, शेप के रेस्पेक्ट में और टेक्सचर के रेस्पेक्ट में। टेक्सचर क्या होता है कि भाई जो भी उसका सरफेस कैसा है, उसका सरफेस स्मूथ है, ग्रैनुलर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्रिस्टलाइन है, मतलब उसका स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टलाइन है, या फिर हनी कॉम्ड है, या पोरस है। पोरस मतलब जिसके अंदर वोइड्स बहुत ज्यादा हो, और जिसकी जो, और वो लाइट वेट के अंदर आता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम शेप के अकॉर्डिंग। शेप के अकॉर्डिंग आता है पहला राउंड एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट का मतलब है जो राउंड शेप का हो। इसमें है क्या बोले? हाँ, जैसे इसमें डायग्राम इसमें दिखा रखा है राउंड एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट होते हैं इस तरह के। फिर फ्लेकी। फ्लेकी का मतलब ये होता है कि जो पतले हो, एक तरह से पतले हो। फ्लेकी के बारे में और आगे देखेंगे। और क्रस्ट एग्रीगेट होते हैं जो बड़े पार्ट के हमने किसी एग्रीगेट के छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो उसे बोले क्रस्ट एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। हनी कॉम का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे एक पोरस वॉइड से बन जाते हैं उसमें। ठीक है, एक छोटे छोटे से वॉइड्स, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वैसे वैसे छोटे छोटे से वॉइड्स उसमें एक तरह से बहुत सारे सस्टेन हो जाते हैं। उसे बोलते हैं हनी कॉम स्ट्रक्चर।
सिर्फ वॉइड्स के रेस्पेक्ट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में ऐसे होते हैं। सीमेंट के, कंक्रीट के रेस्पेक्ट में क्या होगा कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वहाँ होगा जहाँ पे एयर एंट्रेन हो जाती है, ठीक है, और उसके कारण से बहुत छोटे छोटे वॉइड्स में एक तरफ से प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। 4.75 एम की सीव से वो, और जो 4.75 की सीव से कम के हो। ठीक है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, ठीक है, जिनकी क्या हो कि भाई जो डेंसिटी हो, डेंसिटी 2200 से 2400 केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से वेरी करती है, और जो इनसे लेस होगी 2200 से 2400 से बीच की, तो उसे बोल देंगे लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट में क्या होता है, उनमें वॉइड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, किसी भी कंक्रीट की क्या होगा, वाला राजाओं का शरीक। अगर किसी भी कंक्रीट की आपको स्ट्रेंथ कम करनी है, ठीक है, और उसके बाद में लेकिन उसकी जो वेट है, वेट बेसिकली आप वेट मेन फंक्शन ले रहे हो, वेट रिड्यूस करना है, तो आप कौन सी यूज करोगे, लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट में वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण इनकी क्या होता है कि बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। एक होते हैं हैवी वेट एग्रीगेट। हैवी वेट एग्रीगेट जिसमें आयरन कंटेंट हो, ठीक है, जिनमें एग्रीगेट्स में आयरन कंटेंट ज्यादा होगा वो हैवी वेट एग्रीगेट यूज होते हैं। बेसिकली हम हमेशा नॉर्मल वेट एग्रीगेट ही यूज करते हैं, ठीक है। अब नेचुरल ग्रेवल और क्रस्ट एग्रीगेट, नेचुरल ग्रेवल जो हमें रिवर से मिल जाते हैं, क्रस्ट एग्रीगेट जो बिग रॉक को हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये डिफरेंट शेप के रेस्पेक्ट में आपको बता रखा है। एक होते हैं फ्लैकी एग्रीगेट शेप के रेस्पेक्ट में, एक होते हैं एलोंगेटेड। फ्लेकी मतलब क्या होता है कि जो भाई फ्लेकी होते हैं कि भाई कि जो एक तरफ से बहुत ज्यादा पतले हो, ठीक है। एक होते हैं एंगुलर एग्रीगेट्स। एंगुलर होते हैं जिसमें छोटे छोटे क्या हो, स्पाइक से बाहर निकल रहे हो एंगुलर एग्रीगेट में। तो सबसे पहला आता है क्या है, राउंडेड एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट आपको कहाँ मिलते हैं, राउंडेड एग्रीगेट मिलते हैं रिवर से। बेसिकली जितने भी हैं पूरे राउंडेड एग्रीगेट आपको मिलेंगे रिवर से। फिर होते हैं दूसरे इरेगुलर और पार्टली राउंडेड, कि भाई मतलब थोड़े बहुत इरेगुलर है और थोड़े बहुत राउंडेड भी है। ये भी आपको ज्यादातर से क्या वहीं से मिलते हैं कि रिवर से, बेसिकली वही रिवर से मिलते हैं। एंगुलर एग्रीगेट्स मिलेंगे क्रस्ट स्टोन से, ठीक है, क्रस्ट रॉक से जो मिलता है वो एंगुलर एग्रीगेट्स मिलता है। और फ्लैकी मिलते हैं एक, कई बार क्या होता है रॉक बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण में वो एक फ्लैट रॉक टाइप के बन जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब उन रॉक्स को ब्रेक करते हैं हम, तो हमें मिलते हैं लैमिनेटेड, ये मतलब जो फ्लेकी एग्रीगेट। अब जो फ्लेकी, अब सबसे पहले हमारी, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सीमेंट की पढ़ी थी, तो सीमेंट की सबसे हमने पहले क्या करी थी, उसका साइज नापा था, जो 90 म्यू एम की जो सीव थी सीमेंट उससे पास हो जानी चाहिए, ठीक है, और 10% या कुछ रिटेन होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्रीगेट में भी हम सेम करते हैं, उनकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग मतलब कि जितने भी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उनके बीच में कि कौन सा कितने साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम फाइन एग्रीगेट के लिए अलग करते हैं और कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग करते हैं हम इसमें भी सीविंग की वजह से। सीविंग, ये डिफरेंट आपको सीव्स यहाँ पे शो हो रखी है, ये जो सीव्स है ये हम यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी सीव है उसको ऊपर लगाते रहते हैं, फिर उससे नीचे साइज की, फिर उससे नीचे साइज की, फिर उससे छोटे साइज की, ऐसे करके लास्ट में ऐड होता है पैन। पैन में कोई सीव नहीं होती, सिर्फ जो भी पार्टिकल जो लास्ट में बच जाता है उसमें हम पैन में उसे डाल देते हैं। नीचे नीचे आएगा पैन की, मतलब सारे सीव से जो निकल के किसी भी सीव में रिटेन नहीं हुआ वो पार्टिकल लास्ट में आता है पैन में, ठीक है। फाइन एग्रीगेट, सबसे पहले हम कोर्स एग्रीगेट के लिए सीव यूज बताते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट में वो तो आपको जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप कंक्रीट यूज करते हो।
कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई आपको लाइट वेट चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये अपने कि आप जो ये जो रोड्स बनाते हैं, रोड्स में क्या होती है, वहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसमें सीमेंट के ग्रेड अच्छे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पार्किंग के लिए आप जहाँ यूज़ करते हैं, पार्किंग में आप कभी देखेंगे लो ग्रेड स्ट्रेंथ यूज़ की सीमेंट बनाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू लेस यूज़ करते हैं हम। तो इसमें जो है हम ग्रेडिंग में सबसे पहले देख रहे हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में हम 5 सीव्स यूज करते हैं डिफरेंट साइज की। तो सबसे पहले आती है 40 mm की सीव, फिर अगली आती है 20 mm की, फिर 12.5, फिर 10 mm और 4.75 mm, ठीक है। इन सीव से हम किसी एक एग्रीगेट का बैच ले लेते हैं, जैसे 500 ग्राम हमने एग्रीगेट ले लिए, ठीक है, और वो सारे कोर्स एग्रीगेट है। बिल्डिंग में भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग यूज होती है। मान लो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भैया हम जो ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं जल्दी जल्दी बन जाए और जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, तो आप क्या करोगे कि उसमें जो रैपिड जो स्ट्रेंथनिंग सीमेंट होगी, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या अर्ली स्ट्रेंथ जो गेन करने वाली सीमेंट होगी, वो यूज करोगे, जिसके कारण कॉन्क्रीट जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से वेरिएशन हो। फिर आप उसके बाद में कोई भी जो कंक्रीट यूज कर रहे हो, मतलब जो आप किसी चीज के लिए यूज कर, जैसे आप डैम में यूज करोगे, तो डैम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कंक्रीट में, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन साथ में ये होता है कि जो उसमें क्या हो कि सब कोई भी वो पोरस ना हो, कि मतलब उसमें कोई भी वॉइड्स प्रेजेंट ना हो, कि मतलब कंक्रीट हमेशा वहाँ इम्परमेबल होनी चाहिए। मेन बेसिक रिक्वायरमेंट डैम कंस्ट्रक्शन में इम्परमेबिलिटी होती है, तो वहां पे हम वो यूज करते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट करने से, यूज करने से क्या होता है, उसमें क्रैक्स कम जनरेट होते हैं जब वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करती है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे थे ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग में हम क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट की सीव्स लेंगे, ये डिफरेंट टाइप की सीव्स होती है। हम क्या करेंगे, इस लास्ट 4.75 के नीचे पैन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग सीव के रेस्पेक्ट में अलग अलग पार्टिकल्स रिटेन होने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो जिनके लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो तो रिटेन हो जाएंगे, और जो पार्टिकल्स का साइज कम होगा वो क्या होगा, उसके थ्रू पास थ्रू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उनकी ग्रेडिंग कर देंगे। जैसे हम इसमें दिखा रखा है, ये देखो आप, इसमें सिर्फ फाइन का दिखा रहा है, कोर्स का ही दिखा रखा है। जैसे मान लो आपने कोर्स की ये सारी सीव यूज कर रखी है, ठीक है, ये कोर्स की आपने अलग अलग सीव यूज कर रखी है। आप 4.75 तक की देखना, उससे नीचे की मत देखना, ठीक है। मान लो अब क्या होगा, आपने 100 mm के पार्टिकल लिए, मतलब पार्टिकल करा 63 mm, तो क्या होगा, सारे के सारे क्या होगा, ये सारे के सारे पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर 63 का लिया तो 63 पे सर्टेन परसेंटेज रिटेन हो जाएंगे, 40 पे लिया तो कुछ और रिटेन हो गए, फिर 20 पे लिया तो कुछ और रिटेन हो जाएंगे। इसी तरह से आपने एक रिटेनिंग का पूरा आपने वो बना लिया डायग्राम कि मतलब कितना के कितने पार्टिकल किस पे रिटेन हो रहे हैं। और सिमिलरली आप करोगे फाइन एग्रीगेट में। फाइन एग्रीगेट में जो सीयूज यूज होती है 150 म्यूएम, 300 म्यूएम, 600 म्यूएम, 1.18, 2.36, और लास्ट में होती है 4.75, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लगाएंगे हम किसकी सीव, कौन सी सीव लगाएंगे सबसे पहले, कोई बंदा बता दो चैट में। चलो कोई नहीं, सबसे ऊपर लगाएंगे हम 4.75 mm की सीव, उसके नीचे लगाएंगे
ठीक है, तो इस तरह से हम सीव के रेस्पेक्ट में अलग अलग साइजेस के रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स का साइज लिख देंगे कि भाई जिसमें 100 ग्राम में, हाँ चलो ठीक है, 4.75 आपका सही है। सबसे पहले ऊपर, नीचे आइए 150 म्यूएम की। ठीक है, अब आपने सॉइल में भी देख लिया होगा कि भाई सॉइल को हम डिवाइड करते हैं सैंड में और क्ले में और सिल्ट में, तीन तरह के पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं यहाँ पे वो सैंड यूज होती है, ठीक है, क्ले और सिल्ट यूज नहीं होती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी ग्रेडिंग। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने सीमेंट में करी और जो एग्रीगेट में करी, वो दोनों में क्या करी, ग्रेडिंग करी। ठीक है, ये फाइन एग्रीगेट के अलग करी और कोर्स एग्रीगेट के लिए, और ये ऑल इन एग्रीगेट के लिए हमने क्या करा, दोनों एग्रीगेट का मिक्सचर ले लिया और दोनों का मिक्स कर दिया। अब अगला होता है, इसी से मिलता है हमारे पास में फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास रिजल्ट आए ना सीयू के, उससे बोलते हैं कि एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल का कितना है। ठीक है, तो हम एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसमें इसमें इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में एक दिया हुआ है। फिर देखो, ये अलग अलग सीयू के साइज दे रखे हैं, वैसे ऑल इन एग्रीगेट का है, टोटल यूज वैसे है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसमें देखा कि सबसे पहले सैंड रिटेन का हो रही है 10 mm पे जीरो हो रही है। ठीक है, मतलब 10 mm की सीव तक हमारा कोई भी यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद 4.75 पे कितना हो रहा है, 10 ग्राम हमारा रिटेन हो गई सैंड। ठीक है, उसके बाद में 2.36 पे कितना हो गया, 50 ग्राम रिटेन हो गया। 1.18 mm पे 70 ग्राम रिटेन हो गया। टोटल हमने 500 ग्राम ली थी। ठीक है, 600 माइक्रोन पे हो गया 90, 300 माइक्रोन पे 160, 150 माइक्रोन पे 80। ठीक है, और उसका पैन क्या बोला था मैंने, नीचे एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें जहां भी कोई 150 mm तक रिटेन नहीं होती, 150 माइक्रोमीटर तक, तो हम क्या करेंगे, उस वो सारी पैन में चली जाती है। जो पैन वाली होती है वो किसी चीज में ऐड नहीं करते हम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब टोटल कम्युलेटिव वेट कितना रिटेन हुआ, तो 10 mm पे जीरो हुआ, तो 4.75 पे कितना हुआ, 10 ग्राम हुआ। और 2.36 पे कितना होगा, 50 प्लस 10, कम्युलेटिव ले रहे हैं हम, टोटल ले रहे हैं कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि जो भी ऊपर वाली क्वांटिटी हम उसे उसके साथ ऐड कर दे रहे हैं। क्योंकि जो आप 4.75 पे जो रिटेन हो गया, वो 2.36 पे तो रिटेन होगा ही। सिमिलरली 1.18 पे 70 प्लस 50 प्लस 10 हो जाएंगे। 600 माइक्रोन पे कितना होगा, 200 प्लस 90 प्लस 70 पे 50 प्लस 10 करेंगे, ये 220 आ जाएगा। फिर 300 पे करेंगे 160 प्लस 90, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी ऐसे करके हम ऐड करते रहेंगे। तो ये आ गई 460 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 10 mm पे जीरो है, तो कितना परसेंटेज आएगा, जीरो आएगा। अब 10 ग्राम आ गया। ठीक है, तो 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में हम कितना है यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 60 के रेस्पेक्ट में भी हम निकालेंगे, फिर 130 के, फिर 220 के, फिर। ठीक है, और ये टोटल को हम क्या करेंगे, इनको कम्युलेटिव परसेंटेज को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इनको ऐड करके 100 से जो डिवाइड करेंगे, वो हमें जो सीव का साइज बताएगा, जो हमारे बेसिकली सीव जो पार्टिकल्स है उनका एवरेज साइज किन सीव के बीच में आ रहा है। तो इसमें आ रहा है 2.52। तो 2.52 का मतलब है ये पहले सीव 150, 300 माइक्रोन की दूसरी सीव, और 300 और 600 माइक्रोन के बीच में हमारा एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल है।
ये देख लो, ये होता है इसमें बताया। अब बताओ मेरे को इसमें फाइननेस मॉडुलस में किसी को डाउट है तो। और जो हमारा फाइननेस मॉडुलस वैसे होना चाहिए कितना, फाइन सैंड के लिए 2.2 से 2.6, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 300 mm सीव के बीच में और 600 mm सीव के बीच के पार्टिकल्स होने चाहिए। और कोर्स सैंड का होना चाहिए 2.9 से 3.2, तो मतलब कितना होना चाहिए, सबसे पहले हमारी सीवी थी 4.75, दूसरी थी 10 mm और तीसरी लेते हैं हम 20 mm की डायरेक्टली। तो 10 mm से 20 mm के बीच में होना चाहिए, वैसे हम 12 पॉइंट भी लेते हैं या फिर 12 पॉइंट से, या मतलब जो 12 पॉइंट mm की रेस्पेक्ट में और 10 mm के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो हमारा कोर्स सैंड के जो होंगे वो कितने होने चाहिए, 10 और 20 के बीच में होने चाहिए, और जो फाइन सैंड के होंगे वो होने चाहिए 300 म्यूएम से 600 म्यूएम तक, 600 माइक्रोमीटर के बीच के साइज का होना चाहिए। और कहीं भी कोई पूछ ले आपका फाइननेस मॉडुलस किसके रेस्पेक्ट में कितना वेरी करना चाहिए, तो आप इतना बोल देना कि भाई सीमेंट जो मतलब हमारी फाइन सीमेंट जो सैंड होगी, ठीक है, जो 4.75 से कम वाली होगी उसके लिए हम यूज करेंगे कितना, 2.5 बोल दो या 2.6 बोल दो। ठीक है, कोर्स के लिए क्या बोलो आप, उसे 2.8 बोल दो या 2.9 बोल दो। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइननेस मॉडुलस। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है फ्लैकीनेस इंडेक्स। आपने देखा था कई जो हमने एग्रीगेट्स थे वो एक पतले से टाइप के शेप के थे, ये बीच वाले जो शो रखे हैं, ये वाला एग्रीगेट्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फ्लैकी एग्रीगेट्स, मतलब एक तरफ से बहुत ज्यादा पतले हो। ठीक है, इनका भी एक टेस्ट होता है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स हम इसमें मेजर करते हैं। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी परसेंटेज जो भी पार्टिकल्स है उनकी जो मीन डायमेंशन है 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन होनी चाहिए। मान लो जैसे इसका मतलब होता है 3/5 का मतलब होता है 0.6। ठीक है, ये मतलब उनकी मीन डायमेंशन के 0.6 टाइम्स होना चाहिए। ये फ्लेकीनेस इंडेक्स मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने क्या किया, सीव ली डिफरेंट डिफरेंट साइज की। ठीक है, 63 के लिए, 50 के लिए, 40 के लिए, 31.5 के लिए, 25, 20, 16, 12.5, 10 ये स्टैंडर्ड सीव होती है फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें फ्लेकीनेस के जो ये जो इंडेक्स का ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इस पे साइड में लिखी होती है, 63 टू 50, 50 टू 40, 40 टू 25। ये यहाँ ये यहाँ लिखी होती है इस साइड में। ठीक है, 63 टू 40, 50 टू 40, 40 टू 25, 25 टू 20, ये सारी जो सीव हम इसमें यूज करते हैं। और जो मिनिमम जो सीव यूज होगी वो 6.3 mm की सीव होगी। 6.3 mm से साइज का इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्लेकीनेस और इंडेक्स और एक आगे आएगा इलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट करना है तो 6.3 mm की से कोई भी साइज उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6.3 mm का साइज। ठीक है, तो ये अलग अलग साइजेस जो दिए हुए हैं इसके रेस्पेक्ट में हम सीव से लगा लेते हैं। सीव अरेंज कर लिया हमने, सबसे बड़ी वाली ऊपर, उससे फिर छोटी, फिर छोटी। फिर हमने एग्रीगेट का एक सैंपल ले लिया, 500 ग्राम एग्रीगेट ले लिए। ठीक है, ये सारी कोर्स एग्रीगेट का ही होता है, फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में हमने सीव को शेक किया, इसके बाद में कुछ पार्टिकल 50 mm पे रिटेन हो, कुछ यहाँ पे रिटेन हो गए, कुछ। ठीक है, तो सर्टेन पार्टिकल्स जो है इसमें रिटेन होना शुरू हो गए। तो जो ये जो लाइन जो कहती है ना कि फ्लेकीनेस इंडेक्स इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स, वूज, ये वाली लाइन, वूज लीस्ट डायमेंशन
इज लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने जो सीव का साइज देखा 63 to 50 जो पहले इस हॉल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इस दोनों का मीन साइज लेना है आपने और उसको मल्टीप्लाई करना है 3/5। तो मतलब 63 + 50 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 63 + 50 कितना होता है 113। 113 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो उसकी वैल्यू आती है 33.9। ठीक है, जो पार्टिकल्स इस सीव के बीच में रिटेन हुए 63 to 50 mm के बीच में, उसकी जो साइज है फ्लेकिनेक्स 0.6, इससे साइज कम नहीं होना चाहिए 33.9 mm से। मतलब 63 + 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6, जो उसका साइज है इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्टिकल इससे पास हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट, और वो फ्लैकी एग्रीगेट हम है ना हमारी जो कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे फ्लैकी एग्रीगेट। मैंने बताया 63 + 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 3/5। 3/5 को बोल लिख दो 0.6। 3/5 वाले होता है क्योंकि 5 6 30, तो 0.6 आ जाता है। और इसकी वैल्यू यहाँ बता रखी है 33.9। ये आप करके देख लेना, पता चल जाएगा 33.9 ही आएगी। ठीक है, ये होता है इसके लिए। और सेम अगले के लिए आप करोगे कि जो पार्टिकल 50 to 40 के सीव के बीच में रिटेन हो रहे हैं, उनका मिनिमम साइज जो होता है 27 mm से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो ये इससे पास हो जाएंगे और वो एग्रीगेट हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये होता है फ्लैक्कीनेस इंडेक्स का टेस्ट। ठीक है, जो जो पार्टिकल जिस जिस सीव के रेस्पेक्ट में रिटेन होंगे, जो मतलब रह जाएंगे उसके बीच में, तो हम उन उन सीव का इस रेस्पेक्ट में, जो मतलब उस होल के रेस्पेक्ट में ही टेस्ट करेंगे। जैसे 63 to 50 वाला है, इसके बीच में करेंगे। ठीक है, और फ्लैक्कीनेस इंडेक्स का मतलब ये भी है कि मान लो आपने ये कोई एग्रीगेट लिया, ये 63 to 50 एम के सीव के बीच में रिटेन हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इन इसकी जितनी भी डायमेंशन होगी, ये मतलब ऐसे भी होगा, एक 3D में होगा पूरा डायग्राम कि भाई इसके बीच में ये एग्रीगेट तो हमने 2D में दिखा रखा है, इसकी एक अलग इधर भी शेप हो, कोई और भी शेप होगी, जो उसकी मिनिमम डायमेंशन जो होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए 33.9 mm से। अगर इससे कम होगी ये इससे पास हो जाएगा और ये फ्लैकी एग्रीगेट में अंदर आ जाएगा, और जो हम कंक्रीट में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और जितने फ्लैकी एग्रीगेट आए वो 10 टोटल परसेंट से 10 to 15% के बीच में होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो हमारा जो बैच हमने एग्रीगेट का यूज करा वो क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल। ठीक है, सिमिलरली आएगा ठीक है, और फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल पार्टिकल्स जो भी हो गया उससे पास कर गया, जितने भी ये इसमें होल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और अपने डिवाइडेड बाय द जो टोटल हमने वेट लिया एग्रीगेट का, उससे में आ जाएगा फ्लैकीनेस इंडेक्स। अगला होता है इलोंगेशन इंडेक्स। अब एक हो गया फ्लैकीनेस इंडेक्स और एक होता है इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स में होता है कि जिसकी जो लेंथ है वो 1.8 टाइम्स देयर मीन डायमेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आएगा कि मतलब इसमें होता है इस तरह के शेप का, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई पहले जो हमने ले रखी है 50 to 40 के लिए, अगली 40 to 25 के लिए, ये पहले से उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई ये इस सीव के बीच के रिटेन के पार्टिकल्स के लिए, ये इस सीव के बीच में के होल्स हैं। तो अगर कोई पार्टिकल 50 to 40 है तो 50 + 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.8, इसमें 1.8 टाइम्स है। जो पास
होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इंटू 1.8, तो ये आता है 81 mm। ठीक है, जो भी पार्टिकल जो हम ले रहे हैं एग्रीगेट का, जो हम ले रहे हैं 50 to 40 सीव के बीच में जो रिटेन हो रहा है, वो जो है इसके बीच में 81 mm जो है उसकी लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। कोई भी एक तरफ से लेंथ, आप मान लो लेंथ ब्रेड हाइट 3 ले ली किसी भी एक पार्टिकल की, तो उसकी जो लेंथ ब्रेड हाइट है, तीनों हाइट जो है 81 mm से कम होनी चाहिए। ठीक है, 81 mm से अगर इसमें पास हो गया तो ठीक है, अगर पास नहीं हुआ तो आपको क्या बोलेंगे, उसे इलोंगेटेड एग्रीगेट। Elongation index on aggregate is the percentage by weight whose greatest dimension is greater than 1.8 times their mean dimension। और इसमें भी मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 6.3 mm। ठीक है, इस सब में आ गया सबको? बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया तो बताओ। हाँ, मीन डायमीटर का 1.8 टाइम्स, और मीन डायमीटर किसकी है, सीव्स की है, ध्यान रखना है 50 to 40 mm, और वो पहले से उस पर लिखी हुई होती है मीन डायमीटर। ठीक है, जो भी आप सीव्स यूज करोगे ना, जो पार्टिकल रिटेन होगा उनकी मीन डायमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स। और जो टोटल इन दोनों का साइज, मतलब जो मतलब टोटल वेट आना चाहिए वो 10 to 15% के बीच में आना चाहिए टोटल का। अगर उससे ज्यादा है तो हम पूरा बैच जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हम यहाँ पिक्नोमीटर से निकालते हैं। इसमें उससे दिया, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम पिक्नोमीटर वाले में, ये हम एक एग्रीगेट का एक, वैसे ये आपको सोयल में करवाएंगे इसका पिक्नोमीटर का टेस्ट। उसमें लेते हैं, पिक्नोमीटर होता है इस तरह की एक शेप का होता है, ऊपर से उसमें एक फ्रस्टम सा अटैच्ड होता है, और नीचे ऐसे वाटर की एक बोतल होती है, मतलब ग्लास बोतल है एक तरह से, ये ऊपर उसमें एक फ्रस्टम सा अटैच होता है और ऊपर एक होल होता है। फिर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इस बोतल का वेट मेजर कर लेते हैं, WA। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक एग्रीगेट का सैंपल लेते हैं और उसके साथ में उसका वेट मेजर कर लेते हैं, WB। ठीक है, ये WA तो वैसे कोई काम का नहीं रहता, पर WB हो गया वेट प्लस, हमने इस बोतल का जो एग्रीगेट का सैंपल इसमें डाला, मान लो 500 ग्राम सैंपल डाल दिया और 580 समथिंग वेट आ गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें वाटर फिलअप कर देते हैं एग्रीगेट के साथ ही, उसका वेट हम WC ले लेते हैं। अब पानी डाल दिया, एग्रीगेट साथ में है। और चौथा लेते हैं हम WD, जो वेट है हमारा। ठीक है, उसके बाद में WD जो होता है, हम एग्रीगेट को बाहर निकाल देते हैं और पूरे पिक्नोमीटर में पानी भर देते हैं। ठीक है, और उसका वेट हम बोल देते हैं WD। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वही हो गया, जो मास ऑफ जो पार्टिकल होगा डिवाइडेड बाय उतना मास जो उसके वाटर ने उसको डिस्प्लेस करने में लगाया होगा। तो हम क्या करते हैं, वाटर वाला डिस्प्लेस करने के लिए पार्टिकल हमें निकालना है, तो WD हमें पता है, और हम माइनस कर लेते हैं जितना वेट ऑफ जो मतलब डिस्प्लेस होके हमारा आया है। WD वेट है थर्ड टाइम में, ये वैसे आपके टेस्ट है या नहीं है, ये आपकी लैब में शायद तक टेस्ट होगा, तो मैं आपके लैब में करवा दूंगा ये टेस्ट आपको। ठीक है, ये होना चाहिए आपकी बुक में टेस्ट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कोई नहीं, ये तो जब मैं लैब के जब आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो उसमें आपको मैं ये WD, वैसे WD है जब हम क्या करेंगे, जो थर्ड टाइम पे जो वेट लेंगे पूरे पिक्नोमीटर में सिर्फ वाटर ऐड करके, वो होता है WD। WC होता है जब एग्रीगेट प्लस पिक्नोमीटर प्लस। देखो इसमें W जो हमने सबसे पहले लिया वेट